एक छोटे से गांव में, जहाँ हरे भरे खेत और कच्ची सड़कें थी, रामू और सीता नामक साधारण और दंपति रहा करते थे। रामू दिन रात खेतों में काम करता और मेहनत से रोटी कमाता। वही सीता घर संभालती, सारा दिन घर के काम करती, खाना बनाती और पड़ोसियों के साथ हंसी मजाक करके पूरा दिन गुजारती। उनका एक लौता बेटा मोहन था, जिसके सपने गांव की तंग गलियों से कई बड़े थे। मोहन का दिमाग बहुत ही तेज था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था, क्लास में हमेशा अव्वल ही आता था। उसकी आंखों में शहर की चमक थी। वह हमेशा अपने माँ बाप से कहता, माँ बाबा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और शहर जाकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा और आप दोनों का नाम रोशन कर दूंगा। हम तीनों सुखी से रहेंगे। राम और सीता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। रामू अपनी मेहनत की कमाई से मोहन को खूब पढ़ाना लिखाना चाहता था। रामू का सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने और रामू की तरह उसे मजदूरी ना करनी पड़े। मोहन को शहर भेजने के लिए रामू पैसे जोड़ता था और फिर कई महीनों बाद वह समय आ ही गया जब मोहन शहर जाने के लायक हो गया। फिर उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और अपने माता पिता को अलविदा कह रहा था। सीता की आंखें भर आई। फिर रामू उसे समझाते हुए कहता है, सीता, तुम चिंता मत करो। मोहन हमारा बेटा है, जो कि बहुत बहादुर और नेक दिल का लड़का है। और आखिर हम इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहे थे सीता, कि कब मोहन बड़ा हो जाए, गांव से दूर शहर जाए, ढेर सारे पैसे कमाए और हमारा नाम ऊंचा करे। अब तुम रोकर उसे रोकने की कोशिश मत करो, जाने दो उसे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक माँ का दिल है ना, भर आता है। मोहन, तुम हमें वहाँ जाकर भूल मत जाना और बाहर का उल्टा सीधा कुछ मत खाना। बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। सीता, अब उसे जाने भी दो, ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ बेटा। मोहन शहर पहुंच जाता है। शहर की चकाचौंध से मोहन की आंखें चमक उठती है। बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ का रहन सहन गांव से बहुत ही अलग होता है। शुरुआत में उसे बहुत घबराहट होने लगती है। अपने गांव से दूर, अपने माँ बाप से दूर वह पहली बार निकलता है। शहर के बारे काफी सुना तो था, पर अचानक देखकर घबरा सा जाता है। उसे अपनी माँ बाप की याद आती है, पर कुछ समय उसे अपना जीवन संघर्षों से काटना पड़ता है। कुछ समय उसे गरीबी में जीना पड़ता है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे नौकरी जल्दी नहीं मिलती। वह काम के लिए इधर उधर भटकता है और खाने को पैसे जुटा नहीं पाता है। कभी एक टाइम का खाना मिलता तो कभी दूसरे टाइम का नहीं। धीरे धीरे उसे आदत सी हो जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे अपने माँ बाप से किया हुआ वादा याद आ जाता था। वह रोज सुबह उठता और अपने माँ बाप को याद करता। एक दिन मोहन को एक व्यापारी मिल जाता है। मोहन की मेहनत देख व्यापारी खुश हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। धीरे धीरे मोहन अपनी पकड़ बना लेता है और देखते ही देखते खुद का व्यापार शुरू करता है। व्यापार शुरू करते ही मोहन की किस्मत ही चमक जाती है। मोहन का नाम बड़े बड़े लोगों में गिना जाने लगा। उसकी किस्मत मानो पूरी तरह से बदल गई। अब मोहन के पास सब कुछ था, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी। मोहन का तो हुलिया ही बदल गया था। देखते ही देखते मोहन ने अनीता नाम की एक लड़की से शादी कर ली। फिर कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रिया रखा। रिया उनकी आंखों का तारा बन गई।
लेकिन इस चमक धमक ने मोहन को अपना गांव ही भुला दिया। वह अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखना भी भूल जाता है और ना ही उनकी खबर खोज करता है। गांव की सादगी मोहन को पुरानी और बेकार लगने लगती है। कई साल बीत गए। रामू और सीता की उम्र बढ़ रही थी। वे अब बूढ़े हो रहे थे, पर मोहन की याद उन्हें बहुत सताने लगी। गांव में मोहन की खबरें भी आती थी कि मोहन अब बहुत बड़ा सेठ बन चुका है। सीता अक्सर रामू को कहती, चलिए ना, देख ही आते हैं। मोहन की याद में हम लोग तड़पे जा रहे हैं। पता नहीं कब हमारी आंखें बंद हो जाए। मुझे पता है वो हमें बहुत याद करता होगा। कोई कारण जरूर रही होगी उसकी चिट्ठी ना आने की। एक बार देख ही आते हैं ना, तुम क्या कहते हो जी? रामू पहले हिचकिचाया, फिर उसने हामी भर दी। फिर ट्रेन से शहर को रवाना हो जाते हैं। वे दोनों मोहन के बंगले के सामने खड़े थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा बंगला शायद उन्होंने कभी न सोचा था। बंगले के बाहर एक बड़ा सा गेट था। वे लोग काफी झिझकते हुए गेट को खटखटाते हैं। फिर एक नौकर गेट खोलने आता है। फिर मोहन सूट बूट पहने वहां आ जाता है। उसके माँ बाप, जो फटे पुराने कपड़े, चेहरे पे झुर्रियां और थकान लिए खड़े थे, उन्हें वो पहचान नहीं पाता है। फिर वो उनसे पूछता है, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हुए हैं? फिर सीता कहती है, बेटा तू हमें पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे बाबूजी। तू मजाक कर रहा है ना बेटा? तू तो आया नहीं। देख, हम ही लोग आ गए तेरे पास। कैसा है तू? कितना बड़ा हो गया है, और ये सूट बूट, बिल्कुल हीरो लग रहा है तू। इधर आ बेटे। मोहन अपने माँ बाप को पहचान लेता है, पर मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि पड़ोसियों की नजर उन पे आ जाती है। वे लोग गौर से उसे देख रहे थे। मोहन सोचता है कि इन गरीब बुजुर्ग को अगर वो उन्हें माँ बाप बता दे तो मोहन का अपमान हो जाएगा, सोसाइटी में उसकी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए वह गुस्से से कहता है, अरे कुछ भी, तुम लोग बोल दोगे मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ तो क्या मैं मान जाऊँगा? बड़े बड़े लोगों को देख के ऐसे ही तुम लोग जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मेरा वक्त जाया मत करो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सीता बिलख कर रोने लग जाती है। फिर रामू उसे संभालता है और समझाता है, सीता चलो यहाँ से, शहर की चकाचौंध ने इसे अंधा कर दिया है। ये अपने बूढ़े माँ बाप को भी भूल चुका है। चलो यहाँ से सीता, एक दिन ये खुद ही आएगा हमारे पास। सीता और रामू निराश होकर गांव लौट आते हैं। सीता का दिल टूट चुका होता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके बेटे ने ऐसा किया है। सीता अब भी इसी उम्मीद में थी कि उसका बेटा एक दिन लौट आएगा। फिर रामू भी सीता को हरदम समझाता रहे, सीता कब तक याद करोगे उस नालायक को? भूल जाओ उसे, वो नहीं आने वाला अब कभी। समय बीतता गया और मोहन उस शहर का सबसे रईस आदमी बन गया। पर ये चकाचौंध कब तक साथ देती? मोहन की जिंदगी में एक तबाही आई। उसकी बेटी रिया, जो उसे जान से प्यारी थी, अचानक बीमार पड़ गई। शुरुआत में रामू को लगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी जो दवाइयों से ठीक हो जाएगी, पर डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई दुर्लभ बीमारी हो चुकी है जिसमें उसका बच जाना मुश्किल है। अनीता और मोहन दिन रात रिया की सेहत के लिए दुआएं मांगते। एक नाजुक सी बच्ची को इतना कुछ सहना पड़ रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। दौलत, धन, सब कुछ होने के बाद भी वह लाचार था।
मोहन को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि ये उसी के कर्मों का फल है। वह अपनी माँ को याद करने लगा कि कैसे उसकी माँ उसके बीमार पड़ने पर दिन रात जगती, उसकी आंखें भर आई। फिर मोहन ने ठाना कि वो गांव को रवाना हो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगली सुबह वो गांव को निकल जाता है। रास्ते में अपने गांव को देखता हुआ जाता है। उसे अपना बचपन याद आने लगता है। फिर जब आगे बढ़ता है तो अपने बाबूजी को खेत में काम करते हुए देखता है। रामू की कमर झुक चुकी होती है और सीता आंगन के चूल्हे में रोटियां सेक रही होती है। रामू और सीता की नजर मोहन पर पड़ती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मोहन वहां खड़ा था। फिर मोहन अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं, लेकिन माँ, मेरी ये अंतिम गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें। बाबूजी, हमें प्लीज़ क्षमा कर दीजिए बाबूजी। फिर सीता उसे गले लगा लेती है। बेटा, हम माँ बाप है तुम्हारे, तुमसे नाराज तो हो ही नहीं सकते। मुझे पता था तू जरूर आएगा। हमारे बिना क्या तू रह पाएगा? माँ, बाबूजी, आप लोग चलिए यहाँ से। यहाँ आप लोगों को बहुत दुख और तकलीफ़ हो रही है। हम लोग अपने घर शहर में रहेंगे। वहाँ आप, मैं, मेरी बच्ची, हमारी बीवी सब मिलके हंसी खुशी से रहेंगे बाबूजी। चलिए यहाँ से। रामू मोहन को माफ कर देता है और उसे कहता है, चल बेटा, घर चलते हैं। रामू और सीता अब मोहन के साथ रहने लगते हैं। सीता रिया का पूरा ख्याल रखती है। उसे हल्दी दूध पिलाती, घरेलू नुस्खे आजमाती ताकि रिया जल्दी ही ठीक हो जाए। रिया की पुरानी मुस्कान वापस आने लगी थी। वह पहले की तरह खेलने लगी थी। धीरे धीरे उसकी बीमारी में सुधार आने लगता है कि जो काम दवा नहीं कर सकी वह बुजुर्गों की दुआ काम गई। फिर एक दिन रिया सीता से कहती है, दादी, मैं आप लोगों के कारण ठीक हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। मोहन और अनीता की आंखें भर आई। फिर उन्होंने माँ बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आस पड़ोस के लोग अक्सर कहते थे, एक सुधाई है जो इस घर को संभाले हुई है भाई लोग। अगर कोई और लड़की रहती तो अब तक घर छोड़ दी होती। भला इतनी गुस्सैल सास के साथ कौन ही अपना जीवन यापन करेगा। सुबह के 5 बज रहे थे। सुधा रोज की तरह अपने कामों में लग गई थी। सुधा अपनी सास के लिए इलायची और तुलसी की चाय बना रही थी। चाय बनाकर वह अपनी सास को देती है। ले आई चाय, बहुत देर कर दी। तेरा हाथ का जल्दी नहीं चलता, किसी काम की नहीं है। अब क्या मेरे सर पे नाचेगी? जा इधर से। थोड़ी सी चाय चखते ही उसकी सास चिल्ला उठती है, अरे करम जली, ये कौन सा जहर पिला दिया मुझे? ऐसी गंदी चाय, मन तो करता है तेरे मुंह पर फेंक कर मारूं। हटा इसे। जाने मुझसे कौन जन्म का बदला ले रही है। मेरी मती मारी गई थी जो इससे अपने बेटे की शादी करा दी मैंने। कोई और पसंद कर रखी थी मैंने जो मोटा पैसा लाती। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इसे पसंद कर लिया बाद में। ना मुझे पोते दिए इसने। जाकर नाश्ते की तैयारी कर। सुधा उदास होकर अपने कामों में लग जाती है। फिर उसका पति सूरज उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ मूर्ख औरत, तुमने फिर से मेरी माँ का मूड खराब कर दिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हें एक छोटा सा काम भी ठीक से करना नहीं आता क्या? क्या सीख कर आई हो तुम अपने घर से भाई? एक साधारण सी चाय भी ढंग से नहीं बना सकती हो? क्या यही संस्कार मिला है तुम्हें? सच पूछो तो मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम मेरे पल्ले पड़ गई हो। दिन भर यही तमाशा होता रहता है इस घर। अरे सुनो महारानी जी, नाश्ता बनाया नहीं अब तक? जब देखो घर में कोई ना कोई खिचड़ी पकती ही रहती है। कभी माँ से बहस तो कभी कोई काम बिगाड़ दिया। चैन से 2 पल रहना भी मुश्किल हो गया है तुम्हारे साथ। मुझे तो समझ नहीं आता है कि इस घर में शांति और सुकून कभी कभी लौटेगी भी या नहीं, या तुम हमेशा इसी तरह हर छोटी बात का बतंगड़ बनाती रहोगी। ये सब कहकर सूरज वहां से चला जाता है और सुधा
उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। वहाँ पर गुड़िया आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, दादी बहुत बुरी है, वो तो हम दोनों को पसंद ही नहीं करती। दादी हम दोनों से इतनी नाराज क्यों रहती है माँ? मुझे तो दादी बिल्कुल नहीं पसंद। बाबा भी मुझे डांटते ही रहते हैं माँ। तुम दिन रात काम करती हो, सबका ख्याल रखती हो माँ, लेकिन दादी को पसंद ही नहीं आता। सुधा गुड़िया को समझाते हुए कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा, बुरी बात, वो आपकी दादी है ना। ये सब बातें छोड़ो और आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज आपका पहला दिन है ना, खूब मन लगा कर पढ़ना और बड़े होकर माँ बाबा का नाम रोशन कर देना। हाँ माँ, मैं बड़े होकर आप दोनों का बहुत नाम रोशन कर दूंगी और फिर दादी मुझसे बहुत प्यार करेगी। तभी गुड़िया की दादी उसे आवाज लगाकर बुलाती है, अरे ओ कमबख्त, किधर गई? मेरे लिए पानी लेकर आ। माँ की चमची, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? बुला रही है ये बुढ़िया। दोनों के दोनों काम चोर, पता नहीं क्या खुसुर पुसुर करते रहते हैं। मेरा तो जीना ही हराम कर दिया है इन दोनों ने। कहीं चली क्यों नहीं जाती ये दोनों माँ बेटी? अरे ओ गुड़िया रानी, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हाँ दादी, आई। दादी दादी, आज मेरा स्कूल में पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दो दादी। आशीर्वाद? कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। आखिर तू किससे पूछकर स्कूल जा रही है? इस घर की मालकिन मैं हूँ। तेरी माँ नौकर है, नौकर। और नौकर की बेटी पढ़ाई करेगी, और तू पढ़ाई करके क्या ही कर लेगी? चूल्हा चौका ही तो करना है ना। तो पढ़ाई में इतने पैसे क्यों वेस्ट होगी? ये बात तो तेरे बाबा ने भी मुझे नहीं बताई। आने दो उसे, पूछूंगी उससे कि किससे पूछकर तुझे स्कूल भेज रहे हैं। इस घर की मालकिन अभी जिंदा है। एक तो आमदनी इतनी ज्यादा नहीं, और तुझ पे क्यों खर्च करेगा मेरा बेटा? जा जाकर काम में लग जा। चूल्हा चौका काम काज कुछ सीख ले। अपनी माँ की तरह मत बन जाना, वरना ससुराल वाले ताने देंगे। अब खड़ी क्या है, जा यहाँ से। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे दादी ने स्कूल जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे मना कर दिया माँ। अरे बेटा, आप रो क्यों रहे हो? दादी अभी थोड़ी सी नाराज है। आपके पापा आएंगे ना सुबह, तब वो उन्हें समझा देंगे। अभी आप रो मत, अच्छे बच्चे हो ना आप, रोते नहीं। अभी आप घर पे पढ़ाई करो, ठीक है? आंगन में बैठकर गुड़िया पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसकी दादी आ जाती है। A for apple, B for ball, C for cat। अरे ओ महारानी, तुझे क्या मेरी बात समझ नहीं आती? ये क्या तू पोथी लेकर बैठ गई है? घर में और कोई काम नहीं है क्या तुझे? कितनी बार समझाया है कि पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसकी माँ ने इसके मत्थे पढ़ाई का भूत सवार कर दिया है। कितना भी समझा लूं, समझ ही नहीं आता इसको। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है ये, जिद्दी कहीं की। सुन, ये सब बंद कर और जा अपनी माँ को बोल मेरे लिए चाय बना कर भेजे। और हाँ सुन, आते वक्त मेरे लिए पानी लेकर आना। माँ की चमची। अगले दिन सुधा अपनी सास के लिए बिरयानी बना रही थी, ये सोचकर कि उसकी सास का दिल खुश कर देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। सुधा खाना परोसती है। खाना चखते ही शांति देवी फिर से चिल्ला उठती है। अरे मनहूस, ये क्या बना दिया तूने?
तू तो मेरे जान के पीछे ही पड़ी हुई है। तुझे तो एक दिन मैं धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। ये कोई खाना बना है तूने? बस काम बिगाड़ती है और खाने की बर्बादी करती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उधर अमन भी खाने को बैठा होता है। उसने खाना चखकर कहा, हाँ, यह खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है, बस थोड़ा सा नमक ही तो कम है। इतनी सी बात के लिए आप भाभी के पीछे क्यों पड़ जाती हो? देखिए माँ, वो भी आखिर इंसान है। हर वक्त कोई भी व्यक्ति हर काम में निपुण नहीं हो सकता। उनसे अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई है तो इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। आप हमेशा उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? आपका उनके साथ बर्ताव कभी कभी जानवरों जैसा लगने लगता है और यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है माँ। वो इस घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर आप ही उनका समर्थन नहीं करेगी, उन्हें प्यार नहीं देंगी, तो वह कहाँ ही जाएंगी? माँ, थोड़ा नरम दिल रखिए। प्यार से समझाने में और गुस्से से डांटने में बहुत फर्क होता है। अगर आप उन्हें हमेशा इस तरह नीचा दिखाएंगे तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। कृपया करके अब से उनके साथ अच्छे से पेश आइए माँ। अच्छा, अब तू अपनी माँ से जबान लगा रहा है। क्या काला जादू कर दिया है इस चुड़ैल ने तुझ पर। अपने भाई से कुछ सीख, वो तो मुझसे जबान नहीं लगाता। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया है कि तू मुझसे ही जबान लगाए? सुधा अमन को समझाते हुए कहती है, देवर जी, आप माँ जी से ऐसे मत बात करिए। वो आपसे बड़ी है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लाइए माँ जी, मैं फौरन ही कोई दूसरा खाना बना देती हूँ। आप गुस्सा मत होइए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माफ कर दो तुझे, और जो ये खाना बर्बाद किया है तूने, उसके पैसे तू देगी क्या? मेरा बेटा कमाता है, इतनी मेहनत करता है, और तू उसके पैसे बर्बाद कर देती है। बिल्कुल ही निकम्मी है तू, निकम्मी। फिर अमन कहता है, माँ बस कीजिए आप। अब तो सचमुच हर बात में इतना ज्यादा हद कर देती हो कि अब सहन नहीं कर सकता। मेरा तो इस घर की दीवारों के बीच एक पल भी ठहरने का जरा भी मन नहीं करता है। मुझे अब यहाँ घुटन होने लगी है। मैं जा रहा हूँ। देवर जी, ऐसा मत कहिए आप, मेरी गलती है। माँ जी ठीक ही कह रही है। आप कमरे में जाइए और पढ़ाई कीजिए। मैं आपका खाना कमरे में भेज देती हूँ। अमन अपने कमरे में जाता है और कुछ सोच में पड़ जाता है। मुझसे अब भाभी की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही है। जब मैं उन्हें अकेले में देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बेचारी ने जब से इस घर में कदम रखा है तब से चुपचाप सहती ही जा रही है। उन्होंने एक भी चीज़ों की शिकायत कभी नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में वो सारा दर्द साफ साफ दिखता। मुझे लगता है कि अब मेरा सब्र की सीमा टूट चुकी है। अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, पर ये सब बात मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि मुझे ही कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दरअसल इस घर को किसी सुधारने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसी नई इंसान की ज़रूरत है, खासकर एक ऐसी नई बहू की जो मेरी माँ का बर्ताव, एटीट्यूड को ठीक कर सके और घर का माहौल बदल दे। मुझे उम्मीद है कि वह नई बहू आकर सब कुछ ठीक ही कर देगी। अमन शादी करने का फैसला कर लेता है और एक दिन दरवाजे पे दस्तक होती है। सौम्या, तुम्हें पता है ना अंदर जाकर क्या करना है? बस माँ को सुधारना है। तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर देना जिससे मेरी माँ पकड़ ले। अरे वो सब तो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने अच्छो अच्छो को सीधा किया है, फिर तुम्हारी ये माँ क्या चीज है? घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बच्चू। चलो अब अंदर चलते हैं, यहीं खड़े रहेंगे या बातें बनाएंगे? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। शांति देवी दरवाजा खोलती है तो देखकर चौंक जाती है। अमन ने शादी कर ली थी और अपने साथ छोटी बहू आ जाती है जिसका नाम सौम्या होता है। सौम्या शहर की पढ़ी लिखी लड़की होती है जो अमन के ही कॉलेज में पढ़ती है। उसकी बातें शांति से भी फर्क होती है। फिर शांति देवी पूछती है, अरे नालायक, ये क्या किया तूने? मुझसे बिना पूछे बहू ले आया, और ये क्या विलायती बहू लाया है तू? माँ, मैं सौम्या से पिछले 4 सालों से प्यार करता था। मैंने सोचा इससे शादी करके अपने घर ही लेकर चले आऊँ। वैसे भी भाभी से काम तो अच्छे ढंग से होती नहीं है, कम से कम ये कर दे। और अब ये जैसी भी है तो तुम्हारी छोटी बहू है ना माँ। ठीक है ठीक है, समाज में
मेरी बेइज्जती मत करवा और अंदर आ। क्या नाम है इस लड़की का? मेरा नाम सौम्या है। और आपका क्या बूढ़ी अम्मा है? बदतमीज, अपनी सास को बूढ़ी अम्मा कहती है। फिर अमन जवाब देता है, अरे माँ छोड़ो ना, इसकी तो मजाक करने की आदत है। वैसे भी शहर से है तो थोड़ा एडजस्ट तो हम लोगों को करना पड़ेगा माँ। और वैसे भी ये एडजस्ट कर लेगी, यहाँ इसने बोला है कि ये एडजस्ट करेगी। अगर नहीं करेगी तो जाएगी अपने पिताजी के घर। तुम क्यों इतना लोड ले रही हो माँ? चलो अपने लोग अपने घर चलते हैं। और माँ हम लोगों को बहुत भूख भी लग गई है क्योंकि हम लोग इतने दूर से आए हैं, तो प्लीज़ माँ कुछ अच्छा बनवा देना आज घर पर। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे थे और सौम्या सो रही थी। शांति देवी गुस्सा होकर उसके कमरे में आ जाती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, इतना आलस? किसकी बहू इतनी देर तक जगती है? ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है, मेरा शांति देवी का। इस घर में रहना है तो तुझे जल्दी उठना पड़ेगा, जैसे सुधा उठती है। जा जाके उससे कुछ सीख। अच्छा मैं उनसे क्यों सीखूं? वैसे मैंने सुना है कि वो कामचोर है। ऐसा मैं नहीं, आप ही ने कहा होगा। और जब वो कामचोर ही है तो सुबह 5 बजे उठ के क्या करती है? देखो बुढ़िया, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे नेल पेंट खराब हो जाएंगे, कल ही एक्सटेंशन करवाया है। अभी यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। इससे तो बात करना ही बेकार है, ये तो मेरा बीपी ही बढ़ा देगी। दिन के 12 बज रहे थे। शांति देवी नहाने जा रही थी। फिर सौम्या को कहती है, अरे ओ महारानी, मुझे नहाने जाना है, कम से कम मेरे लिए पानी तो गर्म कर दे। हाँ हाँ करती हूँ। सौम्या ने खौलता हुआ गर्म पानी बाथरूम में रख दिया। बाथरूम जाते ही उसकी सास चिल्ला उठती है, अरे रे, मर गई मैं तो। ये तो मुझे मार कर ही छोड़ेगी। न जाने मुझसे कौन से जन्म का बदला लेने आई है ये चुड़ैल। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने सुधा के साथ बहुत गलत कर दिया। इससे तो लाख गुना अच्छा मेरी बौरी बहू है। सौम्या बाथरूम के बाहर सारी बातें सुन रही थी और मजे ले रही थी। शांति देवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह सुधा के पास जाती है और कहती है, बेटी सुधा, इन कुछ दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि तू ही मेरी सबसे अच्छी बहू है और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बेटा, मुझे माफ कर देना। फिर सुधा कहती है, अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ समान हैं। मुझे तो बस आप आशीर्वाद और अपना प्यार दीजिए। सौम्या फौरन अमन के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे अमन, हमारा प्लान तो सक्सेसफुल रहा। तुम्हारी माँ सुधर गई है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो भाभी के साथ कितना गलत कर रही थी। जब बात खुद पर आ जाए ना तो लोग सुधर ही जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो सौम्या। लगता है माँ को समझ आ ही गया है कि उसकी बहू हीरे जैसी है। आखिर जब अपने पे बात आती है तभी समझ आती है। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेरी माँ को सुधार ही दोगे। वैसे माँ ने बहुत गलत किया है भाभी के साथ, लेकिन अब क्या करोगे, उसे समझ आ गया, इतना ही काफ़ी है। और साथ साथ भैया को भी बिगाड़ रखी थी अपने साथ। ना भैया भाभी को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देते, ना ही कुछ करते। मुझे तो समझ ही नहीं आता, वो आखिर पति पत्नी है, उन्हें तो उनकी मदद करनी चाहिए थी। खैर कोई नहीं, अब माँ सुधर गई है। तुम ही बताओ सौम्या, उनकी भी कोई बेटी होती और उनके ससुराल वाले उनके साथ ऐसा बर्ताव करते तो सोचो क्या बीतती उन पर। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों करते हैं लोग अपने बहू के साथ इतनी जालिम हरकत। वैसे थैंक यू सौम्या, तुम नहीं होती तो आज मेरे घर में खुशी नहीं आ पाती। थैंक यू सो मच सौम्या। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम ज्यादा सेंटी मत हो, चलो बाहर चलते हैं। ये सब देखकर सौम्या और अमन कमरे से बाहर आ जाते हैं और फिर शांति देवी से कहता है, माँ मैंने ये सब सिर्फ नाटक किया था कि तुम भाभी को इतना परेशान करती और भाभी कुछ भी नहीं बोलती है।
इसीलिए मैंने ये नाटक किया कि भाभी को तुम्हारे दुख तकलीफ से छुटकारा मिल सके। तुम भी तो माँ कभी बहू होगी, क्या तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ ऐसा करती है? अगर सोच कर देखो, तुम्हारी भी बेटी होती और उनके ससुराल वाले उनके साथ इतना बर्ताव गंदा करते तो क्या ही वो करती? आप ही सोचो माँ। बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ़ कर दो मेरी अर्धांगिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि मैं क्या ही बताऊँ अब। ना मैंने तुम्हारी इज्जत की, ना अपनी बच्ची की इज्जत की। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मेरी गलतियों पर, लेकिन मैं अब क्या करूँगा। मैं बस अब तुमसे इतना ही कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी किसी और की बातों में आकर तुम्हारा या हमारे बच्चे का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपनी करतूतों पे, लेकिन बस तुम मेरा साथ दो अब मेरी अर्धांगिनी, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ तुमसे। अरे नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो अपने बेटे होने का फर्ज निभाया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और क्या चाहिए मुझे? आप खुश रहें, माँ खुश रहे, हमारा परिवार सुखी से रहे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। आप मुझे और शर्मिंदा मत करिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। आप यूँ माफ़ी मत मांगिए। हमारी इतनी सारी गलतियों के बावजूद तुमने हमें माफ़ कर दिया, हमें और क्या चाहिए। बस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी माँ को समझ आ गया कि तुम हीरे से भी कीमती हो। हमें माफ़ कर देना। अब शांति के घर में सचमुच शांति का रौनक फैल जाता है। उनका परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है।